जिसमें प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी फेज आता है, और ऋतु व्यतीत काल जो है 9 से 13 दिन के लिए होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम या रजस्राव, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और ऋतुकाल के समय क्या होगा, उसमें हर्ष, उत्सुकता, काम इच्छा और पल्सेटाइल योनि। ठीक है, गर्भाशय स्फुरणम। ऋतु व्यतीत काल में क्या होगा कि ऋतु काल में जो योनि का मुख शुक्र को ग्रहण करने के लिए जितने समय के लिए खुला था, अब वो धीरे धीरे उसका संकोच हो जाएगा, तो योनि द्वार का बंद होना। ठीक है, रजस्राव काल में क्योंकि मुझे शरीर से एंडोमेट्रियम को या जो ब्लड है उसको बाहर निकालना है, तो यहाँ पे हमें वात का प्रकोप मिलेगा। ऋतु काल में क्योंकि हमें ओवम को ग्रो करना है और मैच्योर करना है, मैच्योर करके स्पर्म के साथ उसको फ्यूज होना है, जाइगोट बनना है, तो कोई चीज का बन रहा है, तो कोई चीज को बनने के लिए हमें कफ का जरूरत पड़ेगा ना, कफ का प्रकोप रहेगा। और ऋतु व्यतीत काल में क्योंकि प्रेगनेंसी हुआ नहीं, तो फिर से पित्त को उस स्टेज पे हाई लेकर के जाना है, ताकि वो एंडोमेट्रियम पूरी तरह से पक करके अपने 28वें दिन पे फिर से वो रजह काल में आ जाए। क्लियर, सबका क्लियर है? रजह मेंसेस होने के लिए वात चाहिए, ऋतु काल में गर्भ को उत्पन्न होने के लिए कफ चाहिए, और ऋतु व्यतीत काल में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो जो एंडोमेट्रियम बेड बना प्रेगनेंसी के होने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी हुआ नहीं, तो पित्त उसको एंडोमेट्रियम बेड को फिर से पूरा पका करके फिर से वो रजस्राव काल में उसको बहाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है तो ये रजस्राव का मल है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है एक तरह से मल है ना यूट्रस का, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई नहीं। ऋतु काल में अगर प्रेगनेंसी हुआ तो प्रसाद है, और ऋतु व्यतीत काल में क्योंकि प्रेगनेंसी हुई नहीं, तो जो बेड है वो अब पुराना हो गया है, तो पुराना रजा है। क्लियर? चलो लिख लो। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया कि भैया जब तक तीसरा दिन तक तो ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन तक हमें यह समझना है कि अगर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का साइकिल बनाते हैं, यस 2, 3, 4, ठीक है, तो फर्स्ट 3 डेज जो है आपका रजस्राव काल, उसके बाद 4th डे से लेकर के 4 + 12 16th डे 16 दिन तक का जो ये पीरियड है जिसको हम ऋतु काल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मान लो 14th डे है, 14th डे में कोई स्पर्म यहाँ एंट्री किया, एंट्री करके अपना ट्रैवल करके यहाँ आया, ट्रैवल करते हुए आया, और जिस दिन फ्यूज हुआ, ये हो सकता है 14th डे भी हो, 15th डे भी हो, 13th based upon the hormonal changes in each and every individual, but on average it should be 14th day। तो 14th डे को सारे स्पर्म एक दूसरे से लड़ाई करते, पहले मैं जाऊंगा, पहले लड़का जाएगा, पहले लड़की जाएगा, ऐसे ऐसे लड़ाई करते इसमें से कोई एक बलवान जो है, क्योंकि स्पर्म भी होते हैं जो मिलियंस ऑफ स्पर्म जाता है, तो उसमें से चढ़ते पहाड़ चढ़ते कोई थक जाते हैं, कोई गिर जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके उसमें से कोई एक जो बलवान स्पर्म सेल होगा वो जाकर के टारगेट को
हिट कर गया, ठीक है। और जैसे ही टारगेट को हिट किया तो वो फर्टिलाइजेशन का डे 0 कहलाएगा, ठीक है। जिस दिन हैच कर गया, ठीक है, तो वो डे 0 कहलाएगा और वहां से एक नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तो नए जीवन की जब शुरुआत होगी तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से फ्यूज होकर के ये प्लस ये बन जाएगा एक जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद जिस दिन जाइगोट बनेगा उसको डे 1 बोलेंगे। और डे 1 से जो है सेल का डिविजन होना चालू हो जाएगा। तो सेकेंड डे में 2 सेल स्टेज, ठीक है। फिर उसका क्लीवेज होते होते ये फर्दर मल्टीप्लाई करके ये तीसरे दिन में 8 सेल स्टेज बन जाएगा और उसके बाद एक मोरुला में कन्वर्ट हो जाएगा, हैविंग मोर नंबर ऑफ डिवाइडेड सेल्स, ठीक है। जब मोरुला बन जाएगा तो धीरे 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 जो है ये सेल जो है एक अपना ब्लास्टोसिस्ट का आकार ले लेगी, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट में एक तरफ आपका सेल का डिविजन भी चल रहा है और दूसरा तरफ एक अपना आकार लेना ब्लास्टोसिस्ट का चालू हो गया। और जिस तरह से ये डे बाय डे डेवलप होते जा रही है उस तरह से वो धीरे धीरे उसका अवतरण यानी कि इसका गमन भी नीचे की तरफ गर्भाशय के मेन डोर में आना शुरू, फैलोपियन ट्यूब से मेन डोर में आना शुरू हो सकता है। अब इम्प्लांटेशन पोस्टीरियर वॉल में भी हो सकता है, एंटीरियर वॉल में भी हो सकता है, लैटरल वॉल में भी हो सकता है, ठीक है। तो बट और सुपीरियर वॉल में भी हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो वो जब एक बार इम्प्लांट हो जाता है तो यूजुअली जो कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज 8 से 10 दिन में हर एक इंडिविजुअल में जो है अगर प्रेगनेंसी या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो 8वें या 10वें दिनों में ऑन एन एवरेज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वो गर्भाशय में वो जाइगोट जो क्या बन गया है, जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, वो ट्रैवल करके गर्भाशय में स्थापित हो गया है। इस डायग्राम से हमें यही समझना है, ठीक है। सो अब तक हमने जो है आर्तव को भी पढ़ा है, शुक्र को भी पढ़ा है। और आर्तव में जो है हमने तीनों चक्रों को देखा है, ऋतु काल को भी देखा है, रजस्राव काल को भी देखा और ऋतु व्यतीत काल को भी देखा है। अब हम विथ रेस्पेक्ट टू प्रेगनेंसी बात कर रहे हैं, गर्भिणी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो है ऋतु काल को थोड़ा और विश्लेषण करेंगे। तो जिस तरह बीज को अंकुरित होने के लिए हमें एक अच्छे मिट्टी की जरूरत है, अच्छे मौसम की जरूरत है और उसको पोषण सिंचित करने के लिए अच्छा पानी का जरूरत है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो बीज है, ठीक है। अगर ये चारों चीज बीज, ऋतु, अंबु और क्षेत्र जो हमारी मिट्टी है, अगर ये चारों चीज अगर हेल्दी कंडीशन में है तो जो है ये चारों चीज जो है बीज को अंकुरित भी करेगा और जो उसका फल होगा वो भी हेल्दी होगा विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉपर टाइम, ठीक है। तो उसी तरह से जिस तरह से आचार्य ने एक एग्जाम्पल लेकर के बोला है कि जिस तरह से बीज को अंकुरित होने के लिए इन चारों चीज की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से गर्भ को गर्भिणी होने के लिए या गर्भ को बनने के लिए जो है हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह से सुश्रुता बोलते हैं कि ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्यात, ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्यात गर्भः स्यात् विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम सामग्रयात अंकुरो यथा, ठीक है। तो ये जो ऋतु है, क्षेत्र है, अंबु है और बीज है, इन चारों चीज जो ये जो गर्भ की जो इसको हम अब गर्भ की सामग्री बोलेंगे। जैसे फसल का सामग्री हो गया मौसम, मिट्टी, पानी और बीज। फसल को बनने के लिए ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से गर्भ को स्थापित होने के लिए या गर्भिणी बनने के लिए भी हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ऋतु का मतलब हो गया अ प्रॉपर हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल,
क्षेत्र का मतलब हो गया यूट्रस और हेल्दी यूट्रस। अंबु का मतलब हो गया कि जिस आहार पाक से हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है, उसी आहार पाक से हमारे गर्भाशय को भी और उसके विभिन्न अंग को भी पोषण मिल रहा है। इस तरह से हमें प्रॉपर अंबु की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रस धातु से ही सारे धातुओं का पोषण होता है। ठीक है। और एक अच्छे बीज की जरूरत है, जिसको हम मेल में शुद्ध शुक्र की जरूरत है और एक शुद्ध आर्तव की जरूरत है। इन चारों चीज को जब हम मिलाएंगे और ऋतु काल में जब इसका शुक्र और शोणित का दोनों का जब मिलन होता है ऋतु काल में ऑन द 14th डे, देन हमें एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक नए जीव का अंकुर होना तय है। ठीक है। उसी तरह से सुश्रुता शारीर स्थान में एक और जगह बोलते हैं ऋतु रंगानाया रजः समय। तो रज का जो समय है, रज श्राव काल हो गया या ऋतु काल हो गया, अगर वो अच्छा है, क्षेत्रम गर्भाशय अगर ये भी अच्छा है, अंबु पुनर आहार पाकजो व्यापी रस धातु और बीज स्त्री पुंस योर, तो इन चारों चीजों से जो है एक हेल्दी गर्भ का स्थापना होना तय है। ठीक है। उसका सेम एक्सप्लेनेशन यहां पे भी है कि ध्रुव तारा क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है। चतुर्नाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वकम। ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब जो हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा अगला मास्टर चार्ट क्या है? सद्यो गृहीत गर्भाय लक्षण, यानी कि रजस्रव काल के बाद जो 12 दिन का जो पीरियड है, जिसको हम फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं, जहां पे हमारा यूट्रस का या गर्भाशय का जो मुख है या इंटरनल ऑस है वो असंकुचित है यानी डायलेटेड है। तो उस टाइम पे जब क्वाइटस के समय जब शुक्र ट्रैवल करके गर्भाशय में प्रवेश करता है और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जहां पे आर्तव या ओवम जहां पे है वहां पे जाकर के फ्यूज होकर के जाइगोट बन रहा है या कललम बन रहा है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं पहले महीने में शुक्र और शोणित के संबंध से जो है जो चीज बन रहा है उसको हम बोलते हैं कललम, यानी प्रथम मासम कललम जायते। ठीक है। तो वो कललम, तो जब वो चीज जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और फॉर्मेशन होकर के जब ग्रोथ होकर के 2 हफ्ता बीत गया, यानी कि 12 से 13 दिन बीत गया, यानी कि 28 दिन का साइकिल होने के बाद जब दूसरा साइकिल रजः श्राव का साइकिल आना था, मेंसेस आना था, तो वहां पे अब मेंसेस नहीं आया, तो उस फेज को अब हम बोलेंगे एमेनोरिया। ठीक है। तो जब आप लोग फाइनल ईयर में जाओगे और प्रसूति तंत्र का जब आप हिस्ट्री लिखोगे किसी प्रेग्नेंट मतलब कि लेडी का, तो आप पूछोगे कि पिछला मेंसेस कितने तारीख को रुका था, कितने महीने पहले कितने तारीख को रुका था, जिसको हम बोलते हैं LMP। कब रुका था, ठीक है, कब रुका, यानी कि पहला 3 दिन साइकिल आया, उसके बाद में क्वाइटस हुआ, 12 दिन के बीच में प्रेगनेंसी हुआ, प्रेगनेंसी होने के 12 दिन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होने के समय जो अगला साइकिल आने वाला था मेंसेस का वो नहीं आया, वो नहीं आने के को जो हम बोलते हैं एमेनोरिया। ठीक है। आप जब आप अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी देखते होगे तो उसमें लिखेगा एमेनोरिया सिंस 2 वीक्स, एमेनोरिया सिंस 5 वीक्स, ऐसे करके लिखेगा। और LMP जितना तारीख को महीना आना था उस डेट को कंसीडर करके जो है EDD निकालते हैं।
एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। और अगर किसी लेडी का अगर पूरा प्रेगनेंसी का हिस्ट्री जानना है तो उसका कोड होता है GPALD, यानी कि कितने बार कंसीव की, ग्रेविटा यूट्रस, ठीक है। अगर ग्रेविटा यूट्रस तो वो क्या वो प्रेगनेंसी का पूरा टर्म कंटिन्यू कर पाई, ग्रेविडा प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या उस बीच में उसने कोई पिल्स खा करके अबॉर्शन किया या सेल्फ अबॉर्शन हुआ, अबॉर्शन। और प्रेगनेंसी अगर पूरा कंप्लीट हुआ तो जिंदे बच्चे कितने हैं, जीपी। और जिंदा होने के बाद अगर कोई मर गया तो वो कितने हैं। तो ये इतना ही है प्रेगनेंसी का चार्ट, ईडीडी, एलएमपी, ईडीडी, जीपीएलडी, इतना ही है। ये पूरा समुंदर इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई चलो गर्भ का अवतरण होकर के गर्भाशय में तो स्थापित हो गया है, लेकिन अब हम उसको क्या बोलेंगे, एक गर्भिणी बोलेंगे, ठीक है। क्यों गर्भिणी बोलेंगे, क्योंकि उसमें ये सब लक्षण आ गया है। शुक्र के ग्रहण करने की वजह से, आर्तव के साथ मिलन होने की वजह से जो कललम, जो जाइगोट बना और उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो गया, तो उसके बाद जो है लक्षण आना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब लक्षण शुरू हुआ तो वो कौन से लक्षण हैं, उन्हीं लक्षणों को जब हम जानेंगे तब हम उसको बोलेंगे कि वो गर्भिणी जो है उनके ये लक्षण है, सद्यो गृहीत गर्भ लक्षण, अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो कौन कौन से लक्षण है, तो लक्षण है तत्र सद्यो गृहीत गर्भाय लिंगाणि श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितो योर्बंधः स्फुरणम च योनेः, यानी सुश्रुत संहिता शारीर स्थान, तीसरे चैप्टर में, तीसरे अध्याय में जो सुश्रुत बोलते हैं कि अगर शुक्र शोणित का संयोग हो जाने के बाद कललम जो इम्प्लांटेड जाइगोट है और वो जो है अपने लक्षण को प्रतीत करना शुरू करेंगे, और वो किस तरह के लक्षण होंगे, तो वो जो अब जो वो गर्भिणी कहलाने वाली है, गर्भिणी जो कहलाने वाली है उसके जो लक्षण होंगे, उसको फटीग, थकावट महसूस होगा, ठीक है, ग्लानि टायर्डनेस कम महसूस होगा, पिपासा ज्यादा प्यास लगेगा, और शक्ति सदनम, ठीक है, तो मीठा मीठा दर्द जो है या पल्सेटाइल नेचर जो है यहाँ पे हमेशा, स्फुरणम, ठीक है, ये सब जो है कंपन, एक कंपन सा महसूस होगा। इन सब लक्षण जब दिखेंगे तब हम उसको एक गर्भिणी बोल सकते हैं, ठीक है। और आचार्य वाग्भट जो है अपने शारीर स्थान 2nd चैप्टर 7 श्लोका में ये कहते हैं कि इन सिम्टम्स के अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे प्रहर्षणा यानी हॉरिपुलेशन, हृदलासा, आप देखे होंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ही उसको नोजिया, वॉमिटिंग रहेगा, अनन्य अभिलाषा, खाने की इच्छा नहीं करेगी, कुछ भी खाएगी तो ऐसा लगेगा सब महक रहा है, ये सब लक्षण होते हैं। तो तंद्रा, ड्राउजी महसूस करेगी, अंग सादा, बॉडी एक, और प्रसेका, एक्सेसिव सलाइवेशन। तो ये सब इन अन्य लक्षणों के अलावा भी अगर ये लक्षण अगर किसी स्त्री में संयोग होने के बाद, शुक्र शोणित का संयोग होने के बाद अगर उसका गर्भाशय में गर्भ का स्थापना हुआ है, तब हम उन लक्षणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब वो गर्भिणी कहलाने के लायक है, ठीक है। स्टॉप। ये सब सभ्यो गृहति गर्भ लक्षण, और ये हो गया व्यक्त गर्भ लक्षण। भाई पहले तो ये सब
तो पहले इसी से करेंगे ना।